पावर जो है उसको डिफाइन करने के लिए जो मैंने डेफिनेशन ली है फ्रॉम वेबर 1947 से। वेबर कहता है जी पावर जो है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर इवन इफ दोस अदर रेजिस्ट। ऐसी एबिलिटी, ऐसी स्किल जिसके जरिए आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हालांकि वो रेजिस्ट करते हों। ग्रेटर पावर also allow a person or a group to better resist when other try to control them। जिसकी लाठी उसकी भैंस के जो लोग पावर रखते हैं, वो जो रेजिस्टेंट ग्रुप्स होते हैं उनके होते हुए भी अपना काम करना जानते हैं। और पावर के लिए जो एक कॉन्सेप्ट है, पावर जो है वो रिलेटिव टर्म है। ये टाइम एंड स्पेस के साथ भी मैटर करती है। दिस इज अबाउट एज, दिस इज अबाउट अथॉरिटी कि पावर किसी खास इलाके में पावर को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। जो में से एजुकेशन एक पावर है। आप कह सकते हैं किसी खास बरादरी से ताल्लुक़ रखना जो है एक पावर है। किसी खास एक सोशल कैटेगरी से बिलोंग करना एक पावर हो सकती है। किसी खास मुल्क से बिलोंग करना एक पावर हो सकती है। कि एज एज अगर जेंडर वाइज भी कहें तो आप जो है कहते हैं कि मेल इज़ मोर पावरफुल देन फीमेल। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए हैं कि पावर जो है वो रिलेटिव टर्म है। ये नेशन टू नेशन, कंट्री टू कंट्री जो है डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है। टाइप्स ऑफ पावर की बात करें तो आपके मौजूदा स्लाइड के ऊपर 5 डिफरेंट टाइप्स की जो है सॉरी 5 डिफरेंट किस्म की पावर जो है उनको बताने की कोशिश की गई है। एक रिवार्ड पावर, कोर्सिव पावर, रेफरेंट पावर, एक्सपर्ट पावर एंड लेजिटिमेट पावर। तो रिवार्ड पावर जो है यूजुअली मैनेजर के पास होती है कि जब उनका कोई जूनियर जो है खास किस्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटी जॉब परफॉर्म करता है तो उसके नतीजे में वो उनको कुछ न किसी पे की सूरत में, हॉलीडेज की सूरत में कोई इनाम जो है, कोई रिवार्ड जो है वो देते हैं। तो कंपनी की तरफ से उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने जूनियर को पे की सूरत में, हॉलीडेज की सूरत में उनके अच्छे काम के ऊपर रिवार्ड कर सकते हैं। कोर्सिव सर पावर की प्रमोशन। यू मे से प्रमोशन, लेकिन वो प्रमोशन क्योंकि एक मैनेजरियल ज़्यादा मैनेजरियल होती है, उसके लिए आपको बाकायदा कॉन्सेंट चाहिए होता है कि बोर्ड का। तो उसमें सिंगल पावर, सिंगल हैंडेड पावर नहीं होती। रिवार्ड जो है वो किसी एक खास बंदे के हाथ में भी हो सकता है कि हाँ तुमने अच्छा काम किया लिहाजा तुम जो है इतने इनाम के हकदार हो। ठीक है। कोर्सिव पावर नॉर्मली अगर हम आपका जो मिसाल है आपके स्कूल प्रिंसिपल की है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो रूल्स वायलेट करे तो उस प्रिंसिपल के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो उस बच्चे को एक्सपेल कर सकता है अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए। नंबर थर्ड पे दैट इज रेफरेंट पावर। तो जब हम किसी एक खास रॉक स्टार को, किसी एक खास सेलिब्रिटी को, किसी एक खास शख्स को आइडियलाइज करते हैं और हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंट पावर। जो उस सिंगर की या उस सेलिब्रिटी की जो हमारे ऊपर होता है तो वो हमारे लिए रेफरेंट पावर का दर्जा जो है वो रखता है। जी नंबर सर। नंबर 4 पे दैट इज एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर में आपके सामने मिसाल है एक इंजीनियर की जिसने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ओवरसीन किए हुए हैं और वो एक्सपर्ट व्यू रखता है, एक्सपर्ट पावर रखता है उन तमाम तर इंटरनी या न्यू इंजीनियर्स के ऊपर जिनका पहला प्रोजेक्ट है किसी भी फील्ड के अंदर। जैसे कह सकते हैं कि फलां शख्स जो है वो अथॉरिटी है फलां काम के अंदर। उसका मतलब ये है कि उसका एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो बाकी लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम उससे राय ले सकते हैं। तो उसकी जो राय है दैट इज़ बेसिकली एक्सपर्ट पावर। एंड जी फिफ्थ सर। वन इज दैट इज लेजिटिमेट पावर, जिसको उर्फ आम के अंदर अथॉरिटी कहते हैं। अभी हमने बात भी की, ए पुलिस ऑफिस होल्ड लेजिटिमेट पावर और अथॉरिटी। एवरीवन कोई भी ऐसा अदारा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है पावर दी गई हो और वो उनको प्रैक्टिस करने में किसी के सामने जवाबदेह ना हो, अगर वो अपने दायरे कार के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको लेजिटिमेट पावर या अथॉरिटी भी कहते हैं। सर
ओके, ग्रुप के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, कन्फर्मेशन होती है या कन्फ्रंटेशन होती है। तो मौजूदा स्लाइड के ऊपर हम कन्फर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी ग्रुप ख़ास ग्रुप के मेंबर हैं, तो आपने उनके टीओआरस को, उनके एसओपीज़ को एक्सेप्ट कन्फर्म करना है अगर आपने उनके साथ रहना है। अगर आप कन्फ्रंटेशन पे जाएँगे, कॉन्फ्लिक्ट पे जाएँगे, तो दिस मीन्स कि आपका उस ग्रुप के अंदर जो है जो टाइम है वो बहुत कम है। तो ग्रुप्स में रिक्वायर मेंबर्स टू कंफर्म शेयरिंग सर्टेन नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर एंड सम टाइम इवन ओपिनियंस, कि आप लोगों को जो है ग्रुप की ओवरऑल जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज जो हैं या बिहेवियर जो हैं, उनको मानना पड़ता है, उनको कंफर्म करना पड़ता है। आप किसी ग्रुप के हिस्सा हैं, अगर वो लोग स्मोकर्स हैं तो आपको स्मोकिंग पे मजबूर करेंगे। अगर वो स्मोकर्स नहीं हैं और आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़ने पे मजबूर करेंगे। एंड देयर आर टू मेनी अदर एग्जांपल्स लाइक दिस, कि आप जब किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो आपको उसके अंदर नार्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको कंफर्म करना पड़ता है, अदरवाइज आप उस ग्रुप के साथ नहीं चल सकते। ओके सर। अगर फार्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप अपने इर्द गिर्द डेली लाइफ के अंदर बेशुमार फार्मल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, और फार्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है कि उनके यहाँ एक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक खास मैकेनिज्म, एक डिकोर होता है जिसको फॉलो करना होता है। वहाँ पे एक बकायदा एक हायरार्की जो है वो काम कर रही होती है, जिसको फॉलो करना जो है हर मेंबर की ज़रूरत, मजबूरी होती है कि उन्होंने इस हायरार्की को, उस ऑर्डर को, उस चैनल को फॉलो करना है। ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बल्कि कारपोरेट सेक्टर के अंदर, बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर, नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर भी आपको फॉर्मल जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के जो ऑफिसेज हैं, इनके अंदर आपको मिलेंगे। अगर आप मिलिट्री के अंदर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर देखें, वहाँ पे बकायदा आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आप एजुकेशनल सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर देखें तो वहाँ पे एक प्रॉपर एक तंजीम साजी होती है, एक पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है आपको हायरार्की, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं डिफाइंड होती हैं, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी फार्मल सर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 डिफरेंट मैंने फार्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो है ज़िक्र किया है, नॉर्मेटिव, कोर्सिव और यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस। नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये पैसों के लिए काम नहीं करती। इनका जो है फाइनेंशियल कंपनसेशन के लिए काम नहीं करती, और नॉर्मली ये पॉलिटिकल कैंपेन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन टाइप की एक्टिविटीज़ और जो वॉलंटरी जॉइनिंग होती है और वॉलंटियर एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करती हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और एक खास किस्म की हायरार्की जो है वो अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म कर रही होती है। कोर्से फार्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आपकी जो जेल है, वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है। जेल खाना जात या पुलिस का या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वहाँ पे भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो काम कर रहा है। एंड द थर्ड ओके वन सर। इज दैट इज यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन ये अवाम की, अवाम नास की जो है खिदमत के लिए जो है मामूर होते हैं। जैसे कि मिसाल आपके स्लाइड के ऊपर बैंक का अमला, हॉस्पिटल का स्टाफ, ये वो लोग हैं जो कि आपको सर्व करने के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते और वहाँ पे उस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिवाइड नहीं होती। यस Bureaucracy सर। bureaucracy is also a type of a formal organization। और उसकी जो डेफिनेशन आपके सामने है, दैट इज रैंडल कॉलिन ने जो दी थी, कि ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल अचीव्ड बाय एक्सप्लिसिट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बाय स्पेसिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एक्शन इन रिटन रिकॉर्ड। इसमें आपने ग्रुप्स की डेफिनेशन देखी, इसमें जो चीज ऐड हो रही है, इसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो रिटन रिकॉर्ड है इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। के रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के साथ साथ आपको अपने तमाम तर रिकॉर्ड को इन डॉक्यूमेंट सेव करना होता है अकॉर्डिंग टू रैंडल कॉलन। और इसकी कुछ मिसालें उसने आपके सामने रखी हैं, जैसे स्कूल है, वर्क है, सर्विसेज है, बैंक्स हैं, क्लिनिक्स हैं। ये सारी वो चीज़ें चीज़ें हैं जो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में ऑपरेट कर रही होती हैं आपकी सोसाइटी के अंदर। वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का जो तज्जिया किया है, उसने ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो खास एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसने उसके ऊपर बात की है। और उसके अंदर सबसे पहले हायरार्की,
कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हायरार्की या डेजिग्नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टाफ की वो होना नंबर 1 इंडिकेटर है। नंबर 2 पे फॉर्मल रूल्स या रेगुलेशंस जो हैं उनका होना ज़रूरी है अपने तमाम तर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन तमाम कामों का, तमाम प्रोजेक्ट्स का एक प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर। स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें, फॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर काम को परफॉर्म करने के लिए उसी से मिलते जुलते लोग, उसी से मिलते जुलते काबिल लोग जो हैं होने चाहिए, ना कि जो हमारे यहाँ होता है वैसा होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज, जी सर। अपने ड्यूटीज से रेलेवेंट जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो लाजमी होनी चाहिए। इन पर्सनैलिटी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, रैशनल अप्रोच रखनी चाहिए, जिसे आप मेरिट कहते हैं उसके ऊपर होना चाहिए। कैरियर एम्प्लॉयमेंट, जो प्रमोशंस हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट हों, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ जो है क्या उसे कहते हैं खुशामद हों। सैलरीड पोजीशन, आपके काम की और आपके पोजीशन के अगेंस्ट आपको सैलरी मिलनी चाहिए। एंड सेपरेशन ऑफ ऑफिशियल एंड प्राइवेट इनकम एंड ड्यूटीज, क्या आपका घर जो है वो घर हो और आपका ऑफिस जो है वो ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस में अपने घर को साथ नहीं लेके आना चाहिए।